हेलो एंड वेलकम आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड स्टडी विद लक्ष्मण में। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल। और जो आज की उत्तराखंड की क्लास है ये 5वीं क्लास है। इससे पहले आपके 4 क्लासेस पूरी हो रखी है। तो आप उत्तराखंड रिवीजन क्लासेस से इसकी जो सीरीज है वहाँ से आप इसको स्टार्टिंग से जो 4 वीडियो है वो देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में है उत्तराखंड रिवीजन क्लास के नाम से, ठीक है। तो उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल पढ़ने से पहले थोड़ा कुछ पोर्शन उत्तराखंड का जो पाषाण काल था वो छूट गया था, तो उसको मैं यहाँ पे आपको करा देता हूँ। तो यहाँ पे हम पाषाण काल पढ़ते हैं उत्तराखंड का थोड़ा पहले, उसके बाद हम ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे आप लोगों को पता है कि जो हमारा पाषाण काल है, इस पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भाग में बांटा गया है। एक पुरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक हमारा क्या आता है नव पाषाण काल, ठीक है। तो याद रखना है पाषाण काल को कितने भाग में बांटा गया है, 3। कौन कौन से? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे पुरा पाषाण काल को भी अध्ययन की सुविधा के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। एक निम्न पुरा पाषाण काल, एक मध्य पुरा पाषाण काल और एक आपका होता है उच्च पुरा पाषाण काल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो निम्न पुरापाषाण काल है, इसके हमें क्या क्या साक्ष्य, निम्न पुरापाषाण काल के जो साक्ष्य है उत्तराखंड में कहाँ से मिलते हैं, राज्य में जो है इस काल के जो साक्ष्य है कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। तो राज्य में इस काल के जो साक्ष्य है कालसी के पास यमुना तट से मिलते हैं, श्रीनगर के पास अलकनंदा तट पर, अल्मोड़ा की खुटानी नौला के पास और रामगंगा घाटी स्थलों से राज्य में जो है निम्न पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। क्वेश्चन आएगा आपके पास, निम्नलिखित में से किस जगह पे निम्न पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं या कौन सी जगह पे नहीं मिलते हैं। तो याद रखना कहाँ कहाँ से मिलते हैं, कालसी के पास यमुना तट, श्रीनगर के पास अलकनंदा तट, अल्मोड़ा के खुटानी नाले के पास और रामगंगा घाटी स्थलों से, ठीक है। इसी काल का जो प्रमुख उपकरण है मुष्टि यानी कि कुठार है, मुष्टि कुठार है, ठीक है। किसका? निम्न पुरापाषाण काल का प्रमुख उपकरण, ठीक। इसके बाद आ जाओ मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल के जो साक्ष्य हमें श्रीनगर के निकट से मिलते हैं और इनका जो मुख्य उपकरण है वो है सल्क और खुरचनियाँ, सल्क और खुरचनियाँ, ठीक है। इसके बाद आ जाओ उच्च पुरापाषाण काल में। इस काल के जो उपकरण हैं वो राज्य में अभी तक नहीं मिले। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके पास, राज्य में किस काल के उपकरण अभी तक नहीं मिले हैं, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल या उच्च पुरापाषाण काल। तो हमारा आंसर क्या होगा, उच्च पुरापाषाण काल के उपकरण राज्य में हमें अभी तक नहीं मिले हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल खत्म होने के बाद हमारा शुरू होता है मध्य पाषाण काल, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल के जो उपकरण हमें वो राज्य में जसकोट से मिले हैं, इसलिए इस काल के जो उपकरण है वो छोटे व तीक्ष्ण होते हैं, इसलिए इन्हें सूक्ष्माश्म कहा जाता है। किसको? इनको जो मध्य पाषाण काल में जो उपकरण है इन्हें क्या कहा जाता है, सूक्ष्माश्म कहा जाता है, ठीक है। चलो अब आ जाओ ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में सबसे पहले हम देखते हैं कुनिंद राजवंश। कुनिंद राजवंश की अगर हम राजधानियों की बात करें तो कुनिंद राजवंश की 3 राजधानी थे। पहला क्वेश्चन आपके पास ये भी बन सकता है, कुनिंद राजवंश की राजधानी कितनी थी? 3। पहली राजधानी थी कालकुट काशी, दूसरी राजधानी थी शत्रुघ्न नगर मथुरा और तीसरी राजधानी थी बेहट सहारनपुर, ठीक है। तो कुनिंद राजवंश की कितनी राजधानी थी? 3। प्रारंभिक राजधानी कालकुट काशी, द्वितीय राजधानी शत्रुघ्न नगर मथुरा, तीसरी राजधानी बेहट सहारनपुर, ठीक है। और इनका जो धर्म था शैव और बौद्ध धर्म को ये क्या है अपनाते थे, ठीक। कुनिंद राजवंश उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक वंश था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, उत्तराखंड पर शासन करने वाला पहला राजनीतिक वंश कौन सा था? कुनिंद राजवंश था, ठीक है। महाभारत में शक्तिशाली शासक स्वभाव का उल्लेख मिलता है, उसे कुनिंद वंश का संस्थापक माना जाता है। तो जो महाभारत में किसका शुभाव शासक का उल्लेख मिलता है जिससे कुनिंद वंश का क्या है संस्थापक माना जाता है, जिसकी राजधानी श्रीपुर वर्तमान श्रीनगर थी, ठीक है। श्रीपुर किसका नाम था? श्रीनगर। तो इनकी राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर में थी। किसकी? सुबाव की, ठीक है। सुबाव को कुनिंदाधिपति की उपाधि प्राप्त हुई थी, ठीक है। उसने महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से भाग लिया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट होगा कि कुनिंद शासक सुबाव ने महाभारत में किसकी ओर से युद्ध में भाग लिया था? पांडवों की ओर से, ठीक है। सुबाव के बाद दूसरे जो कुनिंद राजा हुए थे वो विराट बने थे, जिनकी राजधानी जौनसार के पास विराटगढ़ी में थी, ठीक है। तो सुबाव के बाद दूसरे यहाँ पे जो कुनिंद राजा बने कौन बने?
विराट, जिनकी राजधानी कहाँ थी? जौनसार के पास विराटगढ़ी में थी। ठीक है, इसी की पुत्री उत्तरा से अभिमन्यु का विवाह हुआ था। किसकी पुत्री? विराट की पुत्री अभिमन्यु, उत्तरा से अभिमन्यु के क्या है? विवाह हुआ था। प्राचीन भारतीय साहित्य में भी कुनिंदों का उल्लेख मिलता है। कुनिंद राजवंश के समय उत्तराखंड को ब्रह्मपुर कहा जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, उत्तराखंड को ब्रह्मपुर किसके समय कहा जाता था? कुनिंद राजवंश। इनका साम्राज्य मूलतः गंगा यमुना के उपजाऊ क्षेत्र के आसपास था। कुनिंद वंश के इतिहास की जानकारी के लिए हमें कुछ अभिलेख और मुद्राएं प्राप्त होती है। महाभारत के अनेक स्थानों पर कुनिंद वंश का प्रयोग किया गया है। महाभारत में कुनिंदों के लिए द्विज शब्द का प्रयोग किया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, महाभारत में कुनिंदों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? द्विज शब्द का प्रयोग किया गया है। विष्णु पुराण में कुनिंदों को कुनिंदो पत्यकस्य कहा गया है। विष्णु पुराण में कुनिंदों को कुनिंदो पत्यकस्य कहा गया है। ठीक है, अष्टाध्यायी में कुनिंदों का वर्णन मिलता है, जिसमें इनको कुलुन कहा गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस ग्रंथ में कुनिंदों को कुलुन कहा गया है? अष्टाध्यायी में। किस ग्रंथ में कुनिंदों को कुनिंदो पत्यकस्य कहा गया है? विष्णु पुराण में। किस ग्रंथ में कुनिंदों के लिए द्विज शब्द का प्रयोग किया गया है? महाभारत में। ठीक है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। ठीक है, रामायण के किष्किंधा कांड में भी कुनिंदों का वर्णन मिलता है। किसमें? रामायण के किष्किंधा कांड में। ठीक है, कालसी अभिलेखों में कुनिंदों को पुलिंद कहा गया है। कालसी अभिलेख में कुनिंदों को क्या कहा गया है? पुलिंद कहा गया है। विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण में भी कुनिंद वंश के शासकों की हमें क्या है? जानकारी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, जो विदेशी लेखक था टॉलमी ने जो है कुनिंद राज्य का वर्णन किया है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो विदेशी लेखकों में टॉलमी ने भी क्या है? कुनिंद राज्य का वर्णन किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महाभारत में कहा गया है कि कुनिंद जो है सैलोदा नदी के दोनों तटों पर क्या है? निवास करते थे। ठीक है, कुनिंद साम्राज्य जो है पूर्व में काली नदी से पश्चिम में सतलज नदी तक, उत्तर में हिमालय की तलहटियों तथा दक्षिण में बेहट तक फैला हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, कुनिंद राजवंश में अब तक 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें 4 अभिलेख भरहुत तथा 1 अभिलेख मथुरा से प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुनिंद राजवंश के कितने अभिलेख प्राप्त हुए अब तक? 5। 4 अभिलेख भरहुत से तथा 1 अभिलेख कहाँ से मिला है? मथुरा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, कुनिंद मुद्राओं के लेखकों में कुछ शासकों के नाम मिलते हैं। विषदेव, अग्रराज, धनभूति, द्वितीय बलभूति, अमोघभूति, मार्गभूति, शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालित, छत्रेश्वर, भानु, रावण आदि। इन सभी शासकों के नाम किसमें मिलते हैं? कुनिंद मुद्राओं में। अभी तक जिस शासक की सर्वाधिक मुद्राएं प्राप्त हुई है वो है अमोघभूति। तो किस कुनिंद शासक की सर्वाधिक मुद्राएं मिली है? अमोघभूति की। ठीक है, अमोघभूति का शासनकाल कुनिंद जनपद का चरमोत्कर्ष काल रहा था। ठीक है, कुनिंदों की कुछ मुद्राएं देहरादून, बेहट और बेहड़ा गांव से भी प्राप्त हुई है। ये इंपॉर्टेंट है, कुनिंदों की मुद्राएं कहाँ से मिली है? देहरादून, बेहट और बेहड़ा गांव से भी प्राप्त हुई है। ठीक है, कालसी अभिलेख के अनुसार प्रारंभ में कुनिंद जो है मौर्यों के अधीन थे। कालसी अभिलेख के अनुसार प्रारंभ में जो कुनिंद थे वो किसके अधीन थे? मौर्यों के अधीन थे। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट कुनिंद मुद्राओं पे। ये जो मुद्राएं रजत और ताम्र धातु से निर्मित थे। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कुनिंद मुद्राएं किस धातु की बनी हुई है? रजत और ताम्र। कुनिंद मुद्राओं को उनके प्रचलित करने वाले शासकों का नाम भी अंकित है। अमोघभूति की मुद्राओं में लेख खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है, जबकि अन्य शासकों की मुद्राओं में ब्राह्मी लिपि उत्कीर्ण है। तो ये क्वेश्चन एक बार आ भी रखा है कि जो अमोघभूति की जो कुनिंद मुद्राएं थे उनमें जो लिपि है वो किस में है? तो खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि में, जबकि जो और शासकों की मुद्राएं हैं केवल किस में? ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, कुनिंद मुद्राएं देवढूंगा, उत्तरकाशी और अठूर टिहरी से प्राप्त हुई है। ये वाला क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में आ रखा है। ठीक है, कि कुनिंद जो शासकों की मुद्राएं कहाँ से मिली है? देवढूंगा, उत्तरकाशी और अठूर टिहरी से प्राप्त हुई है। ठीक है, अब आ जाओ कुनिंद मुद्राओं के प्रकार के बारे में। तो कुनिंद मुद्राओं को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्रारंभिक मुद्रा, एक प्रवर्ती कुनिंद मुद्रा में। कुनिंदों की जो प्रारंभिक मुद्राएं इनकी धातु ताम्र धातु में बने हैं और लिपि इनकी ब्राह्मी है। ठीक है, प्रारंभिक कुनिंद मुद्राओं में किसी शासक का नाम नहीं है, बल्कि मात्र कुनिंद लिखा है। इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रारंभ में कुनिंद जनपद एक गणराज्य रहा होगा। ठीक है, तो जो प्रारंभिक जो कुनिंद शासकों की जो मुद्राएं थी उनमें किसी शासक का नाम नहीं था, याद रखना। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ कुनिंद मुद्राओं में कादस्थ भी उत्कीर्ण है, कादस्थ। ठीक है, इन मुद्राओं में एक तरफ बोधि वृक्ष, त्रिरत्न आदि तथा दूसरी तरफ फैलती हुई सूर्य की किरणें हैं। तो क्वेश्चन आएगा किन मुद्राओं में बोधि वृक्ष,
त्रिरत्न एक तरफ है और दूसरी ओर फैलती हुई सूर्य की किरणें उत्कीर्ण है। तो प्रारंभिक मुद्राओं में, ठीक है। तो कुनिंदों की जो प्रारंभिक मुद्राएं हैं ताम्र धातु की है, ताम्र धातु की है, लिपि ब्राह्मी है, इनमें किसी शासक का नाम नहीं है। इन मुद्राओं में एक तरफ बोधि वृक्ष त्रिरत्न और दूसरी तरफ फैलती हुई सूर्य का किरणें हैं और इनकी मुद्राओं में कादस्थ भी उत्कीर्ण है, ठीक है। अब आ जाओ परवर्ती कुनिंद मुद्राएं। तो जो परवर्ती कुनिंद मुद्राएं, इनकी लिपि खरोष्टी और ब्राह्मी है। परवर्ती कुनिंद मुद्राओं की लिपि कैसी है? खरोष्टी और ब्राह्मणी है, ठीक है। और इनकी जो धातु है रजत और ताम्र, दोनों धातुओं से ये बनी है, ठीक है। परवर्ती कुनिंद मुद्राओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक अमोघ भूति प्रकार मुद्रा, अल्मोड़ा प्रकार मुद्रा और छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा धातु रजत एवं ताम्र धातु से बनी है। लिपि खरोष्टी और ब्राह्मी में बनी है। ये जो मुद्राएं हैं कुनिंद शासक अमोघ भूति ने जारी की थी। अमोघ भूति कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। तो कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघ भूति। अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं में रज कुनिंदस्य अमोघ भूतिस्य महाराजस्य लेख उत्कीर्ण है, ठीक है। अमोघ भूति की मुद्राओं में नारी, मृग, स्वस्तिक, चक्र, नाग, चैत्य, वेदिका, नंदी और लहरदार रेखाओं को क्या है? अंकित किया गया है, ठीक है। अमोघ भूति की अनेक मुद्राएं कहाँ? शत्रुघ्न नगर से प्राप्त हुई है। अमोघ भूति की अनेक मुद्राएं जो है शत्रुघ्न नगर से प्राप्त हुई है। अमोघ भूति प्रकार की रजत मुद्राएं 31 से 38 ग्रेन वजन तक की है। ताम्र मुद्राएं 9.5 से 252 ग्रेन वजन तक की है, ठीक है। अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं। इसके बाद आ जाओ अल्मोड़ा प्रकार। अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं धातु ताम्र की है, लिपि ब्राह्मी की है। तो यहाँ पे ये चीजें याद रखनी है। जैसे अमोघ भूति की जो मुद्राएं रजत और ताम्र धातु की है, लिपि ब्राह्मी और खरोष्टी की है। लेकिन यहाँ पे जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा है वो केवल ताम्र धातु की है और लिपि केवल किसकी है? ब्राह्मी लिपि की है, ठीक है। अल्मोड़ा से 1979 में 15 सिक्के मिले हैं, जिनको 1981 में मोहन सिंह द्वारा राजकीय संग्रहालय को दिया गया। राजकीय संग्रहालय हमारा अल्मोड़ा में है, ठीक है। तो ये आ सकता है कि 15 ताम्र सिक्के कब मिले? अल्मोड़ा से 1979 में, ठीक है। यहाँ से कुनिंद वंश से संबंधित 4 सिक्के प्राप्त हुए हैं अल्मोड़ा से, जिनको ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखा गया है, ठीक है। इन मुद्राओं में मागभतस, मार्गभूति, शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त इत्यादि कुनिंद शासकों का नाम मिलता है। जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, कितने शासकों का? 4, मार्गभूति, शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त का, ठीक है। इन मुद्राओं में व्रत, कुबड़ा बैल, वेदी, छत्र, लंबवत रेखाएं, नाग आदि का क्या है? अंकन मिला है। इसके बाद कत्यूर घाटी से 54 मुद्राएं मिली है। तो ये भी याद रखना, 54 मुद्राएं कहाँ से मिली है? कत्यूर घाटी से, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं। छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं को भगवत छत्रेश्वर महात्मन उत्कीर्ण किया गया है। इन मुद्राओं में त्रिशूलधारी शिव त्रिशूल दाहिने हाथ में धारण किया है, बाएं हाथ में कमर में रखा हुआ उत्कीर्ण है। ये मुद्राएं कुनिंदों के अधिष्ठाता देव छत्रेश्वर या चत्रेश्वर के नाम पे बनाए गए। तो कुनिंदों के अधिष्ठाता देव कौन थे? छत्रेश्वर या चत्रेश्वर, उनके नाम पर बनाए गए हैं। अमोघ भूति की मृत्यु के बाद शकों ने इसके मैदानी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है? कुनिंद राजवंश का समाप्त हो जाता है और कुनिंद राजवंश के समाप्त के बाद दूसरा वंश यहाँ पे आ जाएगा, शक राजवंश, ठीक है। तो कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन तथा सूर्य मूर्तियों एवं मंदिरों की उपस्थिति शकों के अधिकार की पुष्टि करते हैं। यानी कि शकों के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? सूर्य मंदिरों के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है कहाँ से मिलती है? शकों से, ठीक है। तो यहाँ पे जो माना जाता है राज्य में सूर्य मंदिर और मूर्तियों का निर्माण जो है शकों के काल में हुआ। तो कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि राज्य में जो है सूर्य मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ? शकों के काल में, ठीक है। शक प्राचीन मध्य एशिया में रहने वाले स्किथी लोगों की 8 जनजातियों का एक समूह था, जो बाद में भारत, चीन, ईरान, यूनान आदि देश में जाकर क्या है? बसने लगे थे, ठीक है। इसके बाद इतिहासकार मानते हैं कि सभी जो शक थे स्किथी कबीले के लोग थे। इनकी भाषा ईरानी थी और इनका जो धर्म था बौद्ध धर्म था। आधुनिक भारतीय राष्ट्र कैलेंडर शक संवत कहलाता था, जो शकों ने क्या है? प्रचलित किया था। मालवा के राजा विक्रमादित्य ने शक संवत चलाया था, ठीक है। शकों के शासन के बाद त्राई भाग पर कुषाणों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। तो सबसे पहले कुनिंद के बाद शक आते हैं और शक के बाद कुषाण आते हैं। और यहाँ पे जो शकों से सबसे मेन जो हमें मिलता है सूर्य मंदिरों का निर्माण और मूर्तियों का क्या है? इतिहास का प्रारंभ यहाँ से माना जाता है शकों के समय से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जो प्रमुख सूर्य मंदिर है राज्य के कौन कौन से हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है। जैसे कटारमल सूर्य मंदिर। तो कटारमल सूर्य मंदिर आपका अल्मोड़ा में है। इसे राजा कटारमल द्वारा बनाया गया था और इसे बूटाधारी का सूर्य मंदिर भी कहते हैं, कटारमल सूर्य मंदिर को, ठीक है। इसके
बाद है गुणादित्य सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में है, दुगई आगर सूर्य मंदिर गंगोली हाट पिथौरागढ़ में है, भौनादित्य सूर्य मंदिर या पभय का सूर्य मंदिर गंगोली हाट पिथौरागढ़ में है, मड़का सूर्य मंदिर चौबाल्टी डीडी हाट पिथौरागढ़ में है, चौपाटा सूर्य मंदिर देवलथल पिथौरागढ़ में है, रमक सूर्य मंदिर पाटी चंपावत में है, खेतीकांत सूर्य मंदिर चंपावत में है, नलिया आदित्य सूर्य मंदिर चंपावत में है, क्यार्क सूर्य मंदिर पौड़ी में है, भटवाड़ी सूर्य मंदिर उत्तरकाशी में है, मजरियाली सूर्य मंदिर उत्तरकाशी में है, कुलसारी सूर्य मंदिर चमोली में है, पलेठी का सूर्य मंदिर देवप्रयाग टिहरी में है। इसका निर्माण करा था कल्याण वर्मन ने। कंडारा सूर्य मंदिर रुद्रप्रयाग में है, निर्माण किया था किसने? ललित सूर्यदेव ने। ठीक है, तो सबसे पहले कुनिंद आए, कुनिंद के बाद शक आए और शक के बाद यहाँ पे कौन आ गए? कुषाण राजवंश आ गया। ठीक है, अब देखो कुषाण जो है बौद्ध धर्म को मानते थे और कुषाण काल के जो अवशेष है वीरभद्र ऋषिकेश से, मोरध्वज कोटद्वार से और गोविषाण काशीपुर से हमें क्या है? कुषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, मुनिक रेती से 1972 में 44 जो है कुषाण मुद्राएं प्राप्त हुई है। मुनिक रेती से 1972 में 44 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती है। ऋषिकेश से तांबे की कुषाण मुद्राएं प्राप्त हुई है। काशीपुर से कुषाण सम्राट वासुदेव द्वितीय की यहाँ से कुछ स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है। इन सिक्कों की खोज 1960 में केपी नौटियाल ने की थी। ठीक है, बिजनौर से भी वासुदेव ने 5 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है। ठीक है, तो याद रखना केपी नौटियाल ने कितने सिक्कों की खोज कब की थी? 1960 में। ठीक है, खटीमा कांचीपुरी से 7 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है। बिजनौर से कितने मिली? 5। खटीमा से कितने मिली? 7। इन पर वसु नामक राजा का उल्लेख है। पौड़ी के सुमाड़ी के एक खेत में एक साथ 11,000 कुषाण मुद्राएं प्राप्त हुई है। ये इंपॉर्टेंट है। पौड़ी के सुमाड़ी के एक खेत से एक साथ 11,000 कुषाण मुद्राएं प्राप्त हुई है। कुषाणों ने कुनिंदों को पर्वतीय क्षेत्र में रहने के लिए बाध्य किया। कुषाणों ने जो है कुनिंदों को क्या है? पर्वतीय क्षेत्र में रहने के लिए बाध्य किया था। ठीक है, तो यहाँ से इसको याद रखना। अब यहाँ पे वंश आएगा नेक्स्ट, योद्धय वंश। ठीक है, जैसे हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले हमने कुनिंद पढ़ा, कुनिंदों के बाद शक, शक के बाद कुषाण और कौन सा वंश आ गया? योद्धय वंश। ठीक है, तो योद्धय वंश की जो मुद्राएं हमें जौनसर बाबर देहरादून और कालो डांडा लेंसीडॉन से मिली है। योद्धे ने कुषाणों को हराया था। ठीक है, बाड़वाला देहरादून यज्ञ वेदिका का निर्माण सील वर्मन नामक योद्धे राजा ने कराया था। बाड़वाला देहरादून में यज्ञ वेदिका का निर्माण सील वर्मन नामक राजा योद्धे राजा ने किया था, जिसमें अश्वमेघ यज्ञ किया गया था। ठीक है, सील वर्मन योद्धे वंश का सबसे प्रतापी राजा था। नैनीताल तथा देहरादून के बाड़वाला से ईंटों पर लेख उत्कीर्ण मिले हैं। ठीक है, नैनीताल तथा देहरादून के बाड़वाला से ईंटों पर जो है उत्कीर्ण लेख मिले हैं। सन 1952 से 54 के बीच में जो है बाड़वाला अर्थात जगत ग्राम में उत्खनन कार्य किया गया, जहां ये योद्धे वंश की क्या है? ईंटें प्राप्त हुई है। ठीक है, तो योद्धे वंश की ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई है? बाड़वाला तथा जगत ग्राम से 1952-54 में। ठीक है, योद्धय शासकों के द्वि और त्रि मुद्रालेख वाले सिक्के मिले हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस वंश के शासकों की द्वि व त्रिलेख मुद्रालेख वाले सिक्के मिले हैं? योद्धय। ठीक है, योद्धय की मुद्राओं में कार्तिकेय का चित्र मिलता है, जिससे अनुमान होता है कि इनके अधिष्ठाता देव कौन थे? कार्तिकेय। योद्धय के अधिष्ठाता देव कौन थे? कार्तिकेय। द्वि व त्रि मुद्रालेख वाले सिक्के किसके मिलते हैं? योद्धय वंश के शासकों के बारे में। ठीक है, तो अब आ जाओ नेक्स्ट वंश है गोविषाण का मित्र वंश। तो सीधा क्वेश्चन आएगा मित्र वंश के बारे में उत्तराखंड में कहां से जानकारी मिलती है? गोविषाण से। कहां पे? काशीपुर में। गोविषाण किसका नाम है? काशीपुर का। ठीक है, यहां से मित्र वंश का शासक पृथ्वी मित्र और मानव मित्र के ईंटों के अभिलेख मिलते हैं। मित्र वंश का विलय गुप्त वंश में हो गया था। ठीक है, ये याद रखना कि मित्र वंश का विलय किसमें हो गया था? गुप्त वंश में। और मित्र वंश के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? गोविषाण से। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट छांगलेश वंश। छांगलेश वंश, इस वंश की जो जानकारी हमें लाखा मंडल अभिलेख से मिलती है। यहाँ जो है राजवंश यमुना प्रदेश के आसपास था। यह राजवंश कहाँ था? यमुना प्रदेश के आसपास था। लाखा मंडल लेख में 7 छांगलेश राजवंश के शासकों का नाम मिलते हैं। लाखा मंडल लेख में 7 छांगलेश वंश के शासकों के क्या है? नाम मिलते हैं। इनमें पहला राजा नरपति जयदास और अंतिम राजा कौन था? नामक्षत था। ठीक है, तो छांगलेश वंश के में जो है छांगलेश वंश की जो जानकारी मिलती है लाखा मंडल अभिलेख से मिलती है। पहला राजा नरपति जयदास और अंतिम राजा कौन था? नामक्षत था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ सिंहपुर या यदु राजवंश। इस वंश की जो जानकारी मिलती है ईश्वरा के लाखामंडल अभिलेख से मिलती है। सिंहपुर या यदु राजवंश की यह अभिलेख में 12 शासकों का नाम है, यानी कि यदु राजवंश में कितने शासक थे? 12 वंश।
12 शासक। यदुवंश का संस्थापक सेन वर्मन था। लाखा मंडल लेख के अनुसार यदुओं की राजधानी सिंहपुर लाखा मंडल थी। ठीक है, तो यदुओं की जो राजधानी थी कहाँ थी? सिंहपुर में थी। इस वंश का जो शक्तिशाली शासक था वो था भास्कर वर्मन। ठीक है, ईश्वरा ने एक कैलाश मंदिर बनाया जहां पर यह अभिलेख है, जहां पर क्या है? यह अभिलेख है, सिंहपुर वंश। ठीक है, इसके बाद आ जाओ कृतपुर राजवंश। कृतपुर वंश का जो संस्थापक था वो कुनिंदी था। ये गुप्तों के सामंत थे और इनकी राजधानी कहाँ पे थी? कृतपुर राज्य की कार्तिकेयपुर थी इनकी राजधानी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ नागवंश। नागवंश के बारे में हम 5वीं सदी में नागों ने कृतपुर के कुनिंद राजवंश की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया। तो इन्होंने जो कृतपुर शासक थे उनको समाप्त करके उत्तराखंड का अधिकार कर लिया, जिसमें नागों में प्रमुख नाग विशु नाग, स्कंद नाग, अंश नाग, गणपति नाग और गणेश्वर नाग और गुहा नाग का क्या है? नामोल्लेख मिलता है। ठीक है, इनमें सबसे शक्तिशाली जो नाग वंश का शासक था वो था गणपति नाग। ठीक है, चंपावत के नाग मंदिरों का निर्माण 1563 में कल्याण चंद द्वारा कराया गया था। तो ये याद रखना, चंपावत में जो नाग मंदिरों का निर्माण है किसने कराया है? कल्याण चंद के द्वारा 1563 में। नागवंश की लिपि संक लिपि थी। गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में 4 नाग राजाओं की हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं विभिन्न नाग मंदिरों में उत्तराखंड में नागों की पुष्टि करते हैं, जिनमें पिथौरागढ़ का बेरीनाग प्रसिद्ध मंदिर है और सेमुखेम नाग मंदिर टिहरी में जो प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ गुप्त काल। गुप्त काल में समुद्रगुप्त को कृतपुर के शासक कर देकर प्रसन्न करते थे। ठीक है, गुप्त काल में जो है समुद्रगुप्त को जो कृतपुर के शासक थे वो कर देते थे, कर मतलब टैक्स देकर प्रसन्न करते थे उनको। ठीक है, समुद्रगुप्त और उसके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय ने उत्तराखंड पर क्या है? अधिकार किया था, कर किया था। ठीक है, ये भी याद रखना, गुप्त वंश के किन शासकों ने उत्तराखंड पर अधिकार किया था? समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ पे मौखरी वंश। कन्नौज के मौखरी राजवंश ने नागों की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया, यानी कि नागों को इस राज्य से समाप्त किया किसने? मौखरी राजवंश ने। और मौखरी राजवंश के शासकों ने उत्तराखंड पर क्या है? अधिकार कर लिया था। ठीक है, मौखरी वंश के जो अंतिम राजा थे ग्रह वर्मा, इनकी हत्या हो जाने के बाद मौखरी राज्य थानेश्वर नरेश हर्षवर्धन के अधीन हो गया था। जो मौखरी राजवंश था वो थानेश्वर नरेश किसके? हर्षवर्धन के अधीन हो गया था। और जो मौखरियों की राजधानी थी वो कहाँ पे थी? कन्नौज में थी। ठीक है, इसके बाद आता है उत्तर गुप्त काल, हर्षवर्धन काल जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो चीनी यात्री था वेनसांग 634 ईस्वी में हर्षवर्धन के साथ उत्तराखंड आया था। ठीक है, तो वेनसांग उत्तराखंड कब आया था? 634 ईस्वी में। किसके साथ आया था? हर्षवर्धन के साथ आया था। ठीक है, हर्षवर्धन के समय उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का प्रभुत्व था। हर्षवर्धन के पश्चात उत्तराखंड में धीरे धीरे कई राज्य स्थापित हुए और सैन्य शक्ति के अभाव में इन छोटे छोटे राजाओं ने गढ़ों या किलों का यहाँ पे क्या किया? निर्माण किया था। ठीक है, हर्षवर्धन के पश्चात मध्य हिमालय 648 से 750 ईस्वी तक। तो हर्षवर्धन के पश्चात यहाँ पे मध्य हिमालय में क्या था? कान्यकुब्ज कन्नौज 647 ईस्वी में वर्धन वंश का अंत हो गया। फलतः मध्य हिमालय में शत्रुघ्न, ब्रह्मपुर और गोविशाण 3 जनपद स्वतंत्र हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे जब मध्य हिमालय में वर्धन वंश का अंत हो जाता है, इसके बाद यहाँ पे 3 जनपद बन जाते हैं, एक शत्रुघ्न, एक ब्रह्मपुर और गोविशाण। ठीक है, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट, पौरव राजवंश या ब्रह्मपुर राजवंश, यानी कि पौरव का ब्रह्मपुर राजवंश, इसी को हम पर्वताकार राज्य बोलते हैं। ठीक है, कभी क्वेश्चन आएगा पर्वताकार राज्य किसे बोलते हैं? ब्रह्मपुर राज्य को। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी राजधानी ब्रह्मपुर थी। ये बौद्ध धर्म को मानते थे और अल्मोड़ा के तालेश्वर नामक स्थान से 1915 में ताम्र एवं अष्ट धातु के अभिलेख प्राप्त हुए थे और इस तालेश्वर ताम्र पत्र से ही इस ब्रह्मपुर राज्य के बारे में हमें क्या है? जानकारी मिलती है। ठीक है, तालेश्वर ताम्र पत्र का संबंध किससे है? पौरव राजवंश से। तो ये अभिलेख पौरव राजवंश से संबंधित था। ठीक है, इस अभिलेख की भाषा संस्कृत और लिपि क्या है? ब्राह्मी थी। इन अभिलेख के अतिरिक्त कोई साधन पौरव वंश के संबंध में अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। इन अभिलेख के संपादक गुप्त है। ठीक है, गुप्त के अनुसार पौरव वंश का राज्य गढ़वाल से संबंधित था। गुप्त के अनुसार पौरव वंश का जो है राज्य गढ़वाल से संबंधित था। यह राज्य गंगा से लेकर पूर्व कर्णाली नदी तक विस्तृत था। ये अभिलेख श्री धूति वर्मन और श्री विष्णु वर्मन के हैं। पौरव राजवंश के जो अभिलेख है वो किसके हैं? श्री धूति वर्मन और विष्णु वर्मन के हैं, जो तालेश्वर अभिलेख। ठीक है, वेनसांग ने पर्वताकार राज्य या पौरव राज्य से संबंधित ब्रह्मपुर जनपद को
पोलीहीमोपुलो नाम दिया था। क्या दिया था? पोलीहीमोपुलो नाम दिया था। इसके अनुसार यह 667 मील की परिधि में क्या है, फैला हुआ था तथा इसके चारों ओर क्या थे, पर्वतों से ये घिरा हुआ था। इतिहासकार इस मत से सहमत है कि पौरव वंश का उद्भव हर्ष के पश्चात हुआ था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि पौरव वंश का जो उद्भव है किसके बाद हुआ था? वर्धन वंश के बाद, यानी कि हर्ष के पश्चात। ठीक है। पौरव वंश के शासक अपने को गौ ब्राह्मण हितैषी कहलाना पसंद करते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, गौ ब्राह्मण हितैषी किस वंश के शासकों को कहा जाता है? पौरव वंश के शासक। ब्रह्मपुर नरेश सोन वंशीय शासक थे और पौरवों के कुल देवता बीरनेश्वर इनके क्या थे? स्वामी थे। ठीक है। पौरवों के कुल देवता कौन थे? बीरनेश्वर स्वामी। तो कुनिंद राजवंश से लेकर के पौरव राजवंश तक हमने आज पढ़ा है इसमें। तो आज के लिए इसमें इतना ही है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश होगा। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।